Hello guys, welcome back to my channel, and in this video we will be discussing about the topic right to disconnect. सबसे पहले इस टॉपिक राइट टू डिस्कनेक्ट पर हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट टू डिस्कनेक्ट होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इंडिया में इस राइट का क्या लीगल स्टेटस है। फिर राइट टू डिस्कनेक्ट के लिए हम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है वो बना सकते हैं। व्हाट इज द नीड फॉर राइट टू डिस्कनेक्ट, व्हाट इज द ग्लोबल पोजीशन ऑन राइट टू डिस्कनेक्ट, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उसमें राइट टू डिस्कनेक्ट को वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इंडिया वुड फेस इन इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू डिस्कनेक्ट, व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, and in the end we will write a conclusion for this topic. सबसे पहले राइट टू डिस्कनेक्ट पे हम उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो राइट टू डिस्कनेक्ट जो है किसका राइट है, सबसे पहले तो वो एम्प्लॉय का राइट है, और इस राइट में उसको क्या जो है मिल रहा है राइट, तो उसके पास एम्प्लॉय के पास राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकता है टू एंगेज इन वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशंस, जैसे कि कॉल्स, ईमेल्स या मैसेजेस आउटसाइड द ऑफिशियल वर्किंग आवर्स विदाउट फेसिंग एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि जब उसके ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए हैं उस एम्प्लॉय के, तो उसके बाद में जो भी ऑफिस से या सीनियर्स के थ्रू या एम्प्लॉयर के थ्रू जो उसको कम्युनिकेशन किया जा रहा है, ईमेल्स भेजे जा रहे हैं, कॉल्स की जा रही हैं, मैसेजेस की जा रही हैं, तो वो सब एम्प्लॉय जो है रिफ्यूज कर सकता है उन कॉल, ईमेल या मैसेजेस को एंटरटेन करना। इंडिया में इस राइट का क्या लीगल स्टेटस है, तो अगर करंटली देखा जाए तो कोई भी डेडिकेटेड लेजिस्लेशन इस राइट के ऊपर नहीं है। एक प्राइवेट मेंबर बिल ज़रूर इंट्रोड्यूस हुआ था, बट वो भी जो है इनेक्ट नहीं हुआ। और अगर हम एग्जिस्टिंग लेबर लॉज के बारे में बात करें तो वो वर्किंग आवर्स को तो कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं, बट उनमें कुछ भी ऐसा एक्सप्लिसिटली जो है नहीं बोला गया है या एड्रेस किया गया है कि जो बियॉन्ड ऑफिस आवर्स जो डिजिटल कम्युनिकेशन होगा तो उसके लिए कुछ भी प्रोविजन वगैरह नहीं है। अगर एग्जांपल्स देखें हम इससे रिलेटेड इंडिया में, तो जो आईटी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लेट नाइट कॉल्स अटेंड कर रहे हैं यूएस क्लाइंट्स के साथ में, या जो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह पे रिस्पॉन्ड करते हैं या ईमेल्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं मिडनाइट में, रात को, तो वो सब इसके एम्बिट में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हम जो है बना सकते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो है दैट इज आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल नंबर 21 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है कि लाइफ का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका मतलब है लाइफ विद डिग्निटी, लिविंग विद डिग्निटी। और ये जो इंटरप्रिटेशन है ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। साथ ही साथ राइट टू प्रिवेसी जो के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंटरप्रिटेशन करके दिया था, तो राइट टू प्राइवेसी भी लोगों के पास है। तो जो कांस्टेंट डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है आफ्टर वर्क आवर्स, वो भी कहीं ना कहीं इंट्रूड करती है वर्क लाइफ, जो प्राइवेट लाइफ है लोगों की, और प्राइवेसी को भी वो इंट्रोड्यूस करती है। तो राइट टू प्राइवेसी का भी इसमें हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19(1) है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सो उसमें कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम टू साइलेंस उसमें इंक्लूड है। तो उसको भी बेसिस बनाया जा सकता है कि अगर कोई आफ्टर वर्क आवर्स नहीं इंटरेस्टेड है ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस वगैरह, तो उसको फ्रीडम टू साइलेंस या राइट टू साइलेंस में उसको बेस बना के राइट टू डिस्कनेक्ट का बेसिस बन सकता है।
आर्टिकल नंबर 39A, जो ऊपर के दो आर्टिकल हैं 21 एंड 19, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, और आगे जो 39, 42 और 43 है, ये हम डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत है। तो 39A में भी स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि वो वर्कर्स की हेल्थ एंड स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम एब्यूज। आर्टिकल नंबर 42 में प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन वर्क कंडीशंस की बात की गई है एंड मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 43 में जो है लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात की गई है। तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में भी हम उसका एक बेस बना सकते हैं कि अपने जो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो है वो आफ्टर वर्क आवर्स जो डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है वो उससे डिस्कनेक्ट कर सकता है एम्प्लॉय। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज द नीड फॉर राइट टू डिस्कनेक्ट। तो इसमें सबसे पहला जो है इट इज द राइजिंग ऑलवेज ऑन वर्क कल्चर। तो बेसिकली क्या हुआ है पोस्ट कोविड-19 खास करके रिमोट वर्क और हाइब्रिड वर्क मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर गए हैं। तो उसकी वजह से जो पर्सनल और जो प्रोफेशनल लाइफ होती थी उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो ब्लर हो गई हैं, और आफ्टर वर्क आवर्स ईमेल्स कॉल्स ये सब काफ़ी नॉर्मलाइज हो गया है। दूसरी चीज़ क्या है, इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि अगर आप 55 प्लस आवर्स पर वीक अगर काम कर रहे हैं तो उससे रिस्क ऑफ स्ट्रोक जो है 35% और हार्ट डिसीज का रिस्क 17% बढ़ जाता है। साथ ही साथ बर्नआउट को भी WHO ने एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिनोमिना में रिकॉग्नाइज किया है। और साथ ही साथ कांस्टेंट कनेक्टिविटी जो है ये डिजिटल कम्युनिकेशन वगैरह हो रहा है उसकी वजह से एंजाइटी स्लीप डिसऑर्डर्स और स्ट्रेस ये सब एम्प्लॉयज में बढ़ रहा है। थर्ड थिंग इज प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। काफ़ी सारी स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आप बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड अगर आप ओवरवर्क कर रहे हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी जो है वो हैम्पर होगी, एफिशिएंसी हैम्पर होगी एम्प्लॉय की, और उससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी हैम्पर होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच इज द सोशो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो ओवरवर्क जो हो रहा है बहुत ज़्यादा हमेशा कनेक्शन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हमेशा एक डिजिटल कम्युनिकेशन और वर्किंग आवर्स जो ज़्यादा हैं उससे ओवरवर्क के कारण वर्क लाइफ बैलेंस हार्म हो रही है, लोगों की सोशल रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रही हैं, आइसोलेशन लोनलीनेस ये सब जो है बढ़ रहा है। फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो डिजिटलाइजेशन विदाउट रेगुलेशन। तो इंडिया में जो लेबर लॉज हैं वो डिजिटलाइजेशन या डिजिटल एरा से पहले फ्रेम किए गए थे, तो उसके बाद जो भी चेंजेस हुए हैं वो लेबर लॉज में इनकॉर्पोरेट उतना हुआ नहीं है। तो आरटीडी जो है राइट टू डिस्कनेक्ट ये हमारे लेबर रेगुलेशन को मॉडर्नाइज कर सकता है और डिजिटल इकोनॉमी के लिए उसको अडेप्ट करवा सकता है। Sixth, we will talk about is preventing the exploitation in the gig and platform economy. So, जो गिग वर्कर्स हैं उन पे भी काफ़ी प्रेशर रहता है, एल्गोरिथमिक प्रेशर रहता है कि वो कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन रहें, और उनमें भी कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है नहीं, तो उससे भी उनकी वल्नरेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। तो आरटीडी जो है राइट टू डिस्कनेक्ट वो प्रिवेंट कर सकता है जो ये ओवर टाइम हो रहा है, डिस्गाइज्ड ओवर टाइम है कि वो हमेशा ऑनलाइन बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जो उसकी वजह से अनपेड लेबर है उनका उसको वो प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ग्लोबली क्या पोजीशन है राइट टू डिस्कनेक्ट के ऊपर। तो उसमें फर्स्ट वन आर दी कंट्रीज विद स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। तो कई सारी कंट्रीज है जिन्होंने राइट टू डिस्कनेक्ट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस बना के रखे हुए हैं। इसमें सबसे पहला ही जो नाम आता है वो है फ्रांस का। फ्रांस इस राइट टू डिस्कनेक्ट पे पायनियर है। 2017 में ही जो है राइट टू डिस्कनेक्ट पर
लेजिस्लेशन वगैरह लेके आया, इसको लेबर कोड रिफॉर्म्स के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया, एल खॉमरी लॉ जिसको बोलते हैं। और इसमें इसने मैंडेटरी कर दिया कंपनीज के लिए कि वो नेगोशिएट करें कि आफ्टर वर्क आवर्स डिजिटल कम्युनिकेशन के क्या क्या नॉर्म्स रहेंगे। तो कंपनीज को ही बोल दिया कि आप अपने आफ्टर वर्क आवर्स जो भी डिजिटल कम्युनिकेशन होगा उसके नॉर्म्स बना के रखिए, ये मैंडेटरी है। सेकंड इसमें जो है वो स्पेन है, 2018 में ऑर्गेनिक लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड डिजिटल राइट्स ये लेके आए। इसमें एम्प्लॉयज को राइट दिया कि वो जो है अपने डिवाइसेस को स्विच ऑफ कर सकते हैं आफ्टर ऑफिस आवर्स। थर्ड इसमें जो है पुर्तगाल है, जो कि 2021 में लेजिस्लेशन लेके आया, और इसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको प्रोहिबिट किया गया कि वो एम्प्लॉयज़ को कांटेक्ट करें आउटसाइड वर्किंग आवर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसीज एंड पेनल्टीज आर आल्सो इम्पोज्ड फॉर वायलेशन। यानी अगर आप वर्किंग आवर्स के बाद उन्हें कांटेक्ट करते हैं और इमरजेंसी नहीं है, ऐसे ही कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए पेनल्टीज भी इम्पोज की गई हैं वायलेशन के लिए। नाउ सेकेंड आर द कंट्रीज विच आर मूविंग टूवर्ड्स पॉलिसी बेस्ड अप्रोचेस। इसमें जो फर्स्ट वन है दैट इज जर्मनी। तो जर्मनी में भी कोई अभी नेशनल लेजिस्लेशन तो नहीं आया है राइट टू डिस्कनेक्ट के ऊपर, बट सम मेजर कंपनीज जैसे कि फोक्सवैगन, तो ये क्या करते हैं, दे ऑटोमेटिकली डिसेबल द ईमेल सर्वर्स आफ्टर द वर्किंग आवर्स। तो वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद सर्वर को डिसेबल कर दिया तो कोई मेल कोई एक दूसरे को भेजेगा नहीं। तो इट इज़ अ पॉलिसी बेस्ड अप्रोचेस में इसको हम रखेंगे। कनाडा में भी देखें तो ऑन्टोरियो 2022, सो जो ऑन्टोरियोज वर्कर्स एक्ट है, इसमें जो है एम्प्लॉयर्स को मैंडेट किया गया है कि आपके पास एक रिटर्न आरटीडी पॉलिसी होनी चाहिए। तो इसमें पॉलिसी बेस्ड अप्रोच है रादर देन एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। तो कनाडा में भी अगर देखें तो मनाही नहीं की गई है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर को ये बोला गया है कि आप अपनी एक पॉलिसी बना के रखिए। और ऑस्ट्रेलिया में भी अगर हम देखें तो जो फेयर वर्क कमीशन रिफॉर्म्स हैं 2024, इसमें भी एम्प्लॉयज को राइट दिया गया है कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं अनरीजनेबल आफ्टर आवर्स कॉन्टैक्ट, या अगर वर्क आवर्स के बाद आपका जो भी डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें वो अनरीजनेबल अगर है तो उसको वो रिफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट वुड बी द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू डिस्कनेक्ट इन इंडिया। तो सबसे पहला इसमें जो है डेट इज लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर। सो 80 to 90% ऑफ द वर्कफोर्स जो इंडिया की है वो तो इनफॉर्मल है। ये आप इसमें कोट कर सकते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एस्टिमेट्स, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एस्टिमेट्स ये कहता है। और इस इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कफोर्स है उनके कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स भी नहीं है और कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, कोई डिजिटल बाउंड्रीज इसमें नहीं है, तो उसमें इम्प्लीमेंट कराना आरटीडी बहुत मुश्किल है। सेकेंड इज दी गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। अभी अगर हम देखें तो 7 to 8 मिलियन यानी कि 70 to 80 लाख गिग वर्कर्स हैं, और ये और बढ़ने वाले हैं बाय 2030, सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाले हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। सो आरटीडी इन केसेस में अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं जैसे कि डिलीवरी वर्कर्स हो गए, तो उनकी जो अर्निंग्स हैं वो तो उनकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा वो प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे, काम करेंगे, जितने ऑर्डर्स डिलीवर करेंगे उतनी उनकी अर्निंग्स रहेगी। तो वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल है ना। और वो होता भी है कि डिलीवरी वर्कर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉग्ड इन रहते हैं प्लेटफॉर्म पे, खास ज़्यादातर पीक आवर्स के वक्त तो रहते ही हैं ताकि वो अपने इनकम और अपने इंसेंटिव्स को सर्च इंसेंटिव्स को बढ़ा पाए। थर्ड हम देख लेते हैं दैट इज ग्लोबलाइज्ड सर्विस इकोनॉमी एंड टाइम जोन प्रेशर्स। तो आईटी सेक्टर जो इंडिया का है
वो अराउंड 7% ऑफ जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व करता है। तो जहाँ ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं और टाइम टाइम जोन भी अलग है दोनों कंट्रीज का, तो वहाँ पे इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। और अगर हम स्ट्रिक्ट आरटीडी नॉर्म्स कर दें तो फिर उसकी वजह से जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट है उनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चैलेंजेस वीक एनफोर्समेंट कैपेसिटी। ऑलरेडी जो हमारे लेबर इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हैं और जो हमारे जो न्यू लेबर कोड्स आए भी हैं वो ट्रेडिशनल वर्क प्लेसेस पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जब वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हमारा लेबर इंस्पेक्शन जो है वो स्ट्रेस्ड है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑफिस आवर्स उसको मॉनिटर करना लीगली और टेक्नोलॉजिकली जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिफ्थ इज द डेफिनेशनल एंड प्रैक्टिकल इश्यूज, कि हमें अगर आरटीडी में हम क्लॉजेस डालते हैं कि आप इमरजेंसी पर्पस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इमरजेंसी क्या होगी वो कौन डिफाइन करेगा। दूसरी चीज जो मैनेजेरियल रोल्स हैं उसमें आप कैसे उसको इनकलकेट करेंगे, कैसे आप उसको ट्रीट करेंगे विद फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स, क्योंकि मैनेजर को तो पूरी चीज हमेशा मैनेज करके रखनी है, कभी भी कोई भी इशू आ सकता है। सिक्स्थ इज द स्टार्टअप एंड द एमएसएमई इकोसिस्टम। तो जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, न्यू स्टार्टअप्स हैं, तो वो तो बिल्कुल हाई ग्रोथ और रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे इन एमएसएमई और स्टार्टअप में जो फाउंडर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो दिन रात काम करते हैं, बियॉन्ड वर्क आवर्स, बियॉन्ड फिक्स शेड्यूल्स काम करते हैं टारगेट्स को या अपनी ग्रोथ को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट कुड बी दी वे फॉरवर्ड फॉर राइट टू डिस्कनेक्ट इन इंडिया। तो इसमें फर्स्ट वन इज ग्रेजुअल एंड सेक्टर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। तो हमें एकदम से नहीं राइट टू डिस्कनेक्ट को लेके आना है, और वो भी बिल्कुल एकदम स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट तरीके से, ग्रेजुअली हमें लेके आना है। इसमें हमें सबसे पहले सेक्टर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लेके आने चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि आईटी, बैंकिंग और पब्लिक सर्विसेज। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को हमें अवॉइड करना है, हमें अपनी अलग अलग अप्रोचेस रखनी पड़ेंगी अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से देख करके, और इसको ग्रेजुअली हमें लेके आना है। सेकेंड थिंग इज कि आरटीडी को हमें लेबर कोड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जो हमारे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 है, उसमें हमें इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। वहाँ पे हमें क्लियरली वर्किंग आवर्स को डिफाइन करना चाहिए, क्या इमरजेंसी एक्सेप्शंस हैं वो सब डिफाइन करके रखना चाहिए अपने लेबर कोड्स के अंदर ही। थर्ड इज प्रमोट कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कप्लेस पॉलिसीज। तो कंपनीज को ही मैंडेट किया जा सकता है कि वो अपना इंटरनल आरटीडी जो पॉलिसीज हैं और अपनी कंपनीज के अंदर ही वो अपनी आरटीडी पॉलिसीज को जो है बना के रखें, फॉर्मुलेट करें। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में नेगोशिएशन को जो है इनक्रेज करें कि वो आपस में ही बैठ करके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है वो डिस्कस करेंगे क्या पॉलिसी रहनी चाहिए। तो पॉलिसी बेस्ड मॉडल को हम फॉलो कर सकते हैं, कोड ऑफ प्रैक्टिस अप्रोच कह सकते हैं हम इसको। फोर्थ वन इज हम एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को भी एनकरेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फॉक्सवैगन में जैसे होता है कि हम ऑटो डिसेबल कर सकते हैं अपने सर्वर्स को आफ्टर द ऑफिस आवर्स, या फिर डिलेड ईमेल डिलीवरी फीचर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर रात को भी कोई ईमेल कर रहा है तो वो डिलीवर नहीं होगा, वो जब सुबह ऑफिस आवर सुबह 8 बजे या 10 बजे जो भी है उस वक्त ही आपको वो ईमेल जो है डिलीवर होगा। फिफ्थ इज हमें अपने गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी जो है प्रोटेक्ट करना है, तो आरटीडी को एक्सटेंड करना है हमें गिग वर्कर्स के लिए भी अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। इसमें जो एल्गोरिथमिक प्रेशर रहता है, एल्गोरिथमिक शेड्यूलिंग होती है गिग वर्कर्स और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स में जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें
हमें जो है ट्रांसपेरेंसी को जो है इंश्योर करना है, और जो ऑनलाइन प्रेजेंस, मैंडेटरी ऑनलाइन प्रेजेंस की इतने घंटे उनको वहाँ रहना है, उस प्लेटफॉर्म पे रहना है, उसके ऊपर भी हमें लिमिट्स जो है लगानी चाहिए। नेक्स्ट इज वी शुड स्ट्रेंथन डिजिटल ऑक्यूपेशनल हेल्थ नॉर्म्स। सो आरटीडी को हमें लिंक कर देना चाहिए मेंटल हेल्थ पॉलिसीज के साथ में, और कॉरपोरेट के वेलनेस ऑडिट्स वगैरह भी एनकरेज करने चाहिए कि किस कॉरपोरेट में जो मेंटल हेल्थ एंड डिजिटल ऑक्यूपेशनल हेल्थ या वेलनेस है वो कितनी अच्छी है, उसके ऑडिट वगैरह भी हमें एनकरेज करने चाहिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी कंक्लूजन, कि हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, विच इज़ राइट टू डिस्कनेक्ट। तो इसमें हम नीड प्लस वे अहेड अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, कि सबसे पहले हम नीड बताएंगे कि राइट टू डिस्कनेक्ट की क्या नीड है, और हम बताएंगे कि क्या हमारा वे अहेड रहना चाहिए। तो नीड में हम बात करेंगे कि राइट टू डिस्कनेक्ट की जो नीड है, इट अराइजेस फ्रॉम द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्क इन डिजिटल एज। तो डिजिटल एज में आकर के हमारा जो वर्क है उसका पूरा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, राइजिंग बर्नआउट्स हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ के कंसर्न्स हैं, वर्क लाइफ बाउंड्रीज का इरोजन हो गया है। तो इसलिए आरटीडी जो है इसेंशियल है। और इसेंशियल क्यों है? ताकि हम डिग्निटी को इंश्योर कर सकें, प्रोडक्टिविटी को, जेंडर इक्विटी को, और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर कर सकें। वे हेड हमें इसका लिखना है राइट टू डिस्कनेक्ट का। तो आप बताएंगे कि इंडिया जो है अब, क्योंकि हम ग्रो करते जा रहे हैं, तो हम 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो राइट टू डिस्कनेक्ट को लेकर के जो वे हेड या अप्रोच रहना चाहिए वो बहुत ही बैलेंस्ड रहना चाहिए। इसमें इस बैलेंस्ड अप्रोच में हमें लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स भी करने हैं, सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस लेके आनी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट करना है, और कल्चरल चेंज को भी प्रमोट करना है। क्योंककि इंडिया में अभी जो कल्चर है, ऑफिस वर्क कल्चर, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का है कि हम अवेलेबिलिटी को और रिस्पॉन्सिवनेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के बीच में भी ये वर्क कल्चर है कि अगर वो रात को या मिडनाइट ईमेल का रिप्लाई कर रहे हैं, तो इट इज़ सीन एज अ सेंस ऑफ कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये जो पूरा एक कल्चर बना हुआ है, इसको भी हमें जो है लोगों को जो है एजुकेट करके उनको जो है इस कल्चर को भी चेंज करने के लिए हमें जो है काम करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।